नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये CTET 2019 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक चीज़ हम बता दें, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 200% जो है मदद करता है। 100% छोड़िए, 200% मदद करता है। तो हम जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ये जो इसका जो सेट चला रहे हैं, इससे पहले भी हम 2 सेट इसका दो पार्ट बना चुके हैं, ये तीसरा है। तो हम सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं, हम उसका जो है पूरा डिटेल अंदर तक जाते हैं और उसको बताते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सबसे बेहतर है उसे हमें ढूंढना है। तो केवल नंबरों के संदर्भ में करना है। तो एक चीज़ बता दें दोस्तों, जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव क्वेश्चन में केवल नज़र आ जाए वो ऑप्शन नहीं होता है, केवल वाला उत्तर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, इसका नहीं होगा। ये सिर्फ लिखित कार्य पर ही आधारित नहीं होना चाहिए, एक्टिविटीज़ पर भी आधारित होना चाहिए, मौखिक रूप में भी आधारित होना चाहिए। यह एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अलग गतिविधि इसको नहीं करना है, सम्मिलित रूप में करना है। और यहाँ 4 में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए कि हर समय पर बच्चों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अभी जो मूल्यांकन का रूप है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सतत मतलब निरंतर और व्यापक मतलब संपूर्ण क्षेत्र का मूल्यांकन करना है हमें बच्चों को। ये NCF 2005 कहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन मतलब जनवरी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है संरचनावादी से, समझ गए। तो यहाँ पर है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है हमें। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण वो होता है जिसमें बच्चा जो है सक्रिय रूप से सीखता है, खुद से करके सीखता है, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको सक्रिय रखता है, उसको उससे सीखता है बच्चा, समझ गए। तो एक ऑप्शन में देखिए जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। 2 में है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। 3 में है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। और 4 में है एक निष्क्रिय, ये तो होगा नहीं, यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें बच्चा क्या रहता है, सक्रिय रहता है, खुद से करके सीखता है। और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें बच्चा क्या करता है, समाज मतलब मिल के जो है बच्चे कार्य करते हैं समूह में, समझ गए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, यानी शिक्षक को जब विद्यार्थी और एवं उसकी योग्यता के बारे में जो सकारात्मक सोच रहता है, तब विद्यार्थी को क्या होता है, विद्यार्थी में क्या होता है, अच्छे भावना उसमें उत्पन्न होगा, तो उसमें उत्साह आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। 1 नंबर में देखिए क्या है, विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, ये तो होगा नहीं। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है, गलत बात है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, तो ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ये गलत बात है। तीसरा ऑप्शन इसका सबसे अच्छा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, समझ गए। देखिए किसी भी शिक्षक को अगर विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी और शिक्षक में कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, जिससे वो अपने बात को बता सके, बच्चा जो है अपने बात को मतलब बिना झिझक के टीचर के सामने रख सके। तो इससे क्या होता है, उसमें उत्साह की भावना होती है और वो प्रेरित होता है कोई भी चीज़ करने के लिए, समझ गए। चलिए 4 नंबर देखते हैं।
बच्चों की गलतियां, देखिए बच्चों की गलतियां जो है ये डायरेक्ट इसका ऑप्शन है बच्चा जो अधिगम करता है। थॉर्नडाइक क्या बताया कि बच्चा त्रुटि एवं प्रयास से सीखता है, यानी कि बच्चा जब सीखेगा तो गलती करेगा, तो ये क्या है उसके अधिगम का एक पार्ट हुआ। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो अधिगम नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो बच्चे की गलतियां क्या है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, यानी कि बच्चा जो भी विचार व्यक्त करता है अपने अनुभव से व्यक्त करता है, समझ गए। तो वो उसके अधिगम का एक पार्ट है, समझ गए। और ये सब जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये महत्वहीन है, ये गलत हुआ, प्रदर्शित नहीं कर, लापरवाह, ये सब गलत बात है, समझ गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल, यानी खुद से करके सीखता है, जिसमें उस विधि को क्या कहते हैं, जिसका उदाहरण है ये एक में अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, एक परंपरागत विधि, ये परंपरागत विधि जिसमें पीछे से जो नियम चल आ रहा है उसी को हम लेके चलते हैं, अंतर्व्यक्तिक विधि और निगमनात्मक विधि। तो इसमें जो बच्चा जो करके सीखता है ये तो अधिगम करता है, जो अधिगम मतलब जो सीखता है उस पर केंद्रित होता है, ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है, समझ गए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में देखिए, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। कहती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाता है, वो अंदर से कुंठित हो जाता है, यानी कि संवेग उसमें आ जाता है। वे अपने आप को महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, वे अपने आप को कहते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, ये इसका कोई चर्चा नहीं है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का चर्चा इसमें है नहीं। यहाँ पे संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही है, और संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये गलत बात है। देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ दिया गया था, ये जो है ये डायरेक्ट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, समझ गए। तो संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से अलग नहीं है, समझ गए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है उसके बारे में पूछा। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल। कंठस्थीकरण यहाँ जहाँ भी होगा उसको काट देंगे, याद करने वाला उत्तर कभी नहीं होता, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा में है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। चलिए और भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये तो होगा नहीं, और पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर पर एक ही प्रकार के उत्तर के अभ्यास के लिए हमें नहीं देना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन हो जाएगा ये 2 नंबर, यानी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना है उसे, समझ गए। तो प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। जीन पियाजे के बारे में, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा किए हैं। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। संवेदी पेशी अवस्था, एक में संवेदी पेशी अवस्था, 2 में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, समझ गए।
तो चलिए अब इसको देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि एक में बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। 2 में है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। 3 में है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। और 4 में है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो ये तो होगा नहीं, बेहतर नहीं होता है वयस्कों से, क्योंकि उसके अनुभव में और उसके अनुभव में अंतर होता है। 3 में है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ये निम्न भी नहीं होता है, उसका सोच अलग और इसका सोच अलग होता है। और 1 में है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है गुण में, यानी कि उसका सोच जो है, उसका जो बड़े हैं वयस्क हैं उसका जो है अनुभव ज़्यादा है, उसके पास अनुभव ज़्यादा है, तो उसके अनुभव क्या होगा, उसका अनुभव ज़्यादा होगा। और बच्चे किसी, देखिए अगर ताजमहल के बारे में हम बच्चे से पूछे और वयस्क से पूछे तो अपना अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन जो अनुभव वयस्क बताएंगे जिस तरह से, उस तरह से बच्चे नहीं बता सकते। इसलिए बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। जेंडर क्या है? जेंडर यानी कि लड़का लड़की स्त्री पुरुष, ये सब क्या है, एक सामाजिक संरचना है, समझ गए। और ये तीनों नहीं होगा, आर्थिक होगा नहीं, मनोवैज्ञानिक होगा, जैविक होगा नहीं, समझ गए, तीनों नहीं होगा। इसका क्या होगा, ये जेंडर जो है सामाजिक संरचना है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के जो है 6 आयाम है, 6 मेन मुख्य आयाम है। एक में शारीरिक विकास क्या है, एक में शारीरिक विकास, 2 में है मानसिक विकास, समझ गए, 2 में है मानसिक विकास, 3 में है जो है गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास, 4 में है, इसमें होगा गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास, 4 में हो जाएगा भाषाई विकास, 5 में हो जाएगा संवेगात्मक विकास, 6 में हो जाएगा सामाजिक विकास। तो इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो एक में है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक, जब ही आया काट देंगे। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, ये भी होगा नहीं। शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, ये सही ऑप्शन है। इसमें अभी आध्यात्मिक है, इसको काट देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। आयाम हम बता दिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। मानसिक विकास को 2 और नाम है, संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास। उसके बाद 3 में है गत्यात्मक बोलिए या क्रियात्मक बोलिए, ये 2 तरह का होता है, एक सूक्ष्म गत्यात्मक और एक स्थूल गत्यात्मक। सूक्ष्म गत्यात्मक में हमारे, जिसमें हम छोटा छोटा काम करते हैं, जैसे लिखना, खाना, ये सब जो हम पढ़ना, ये सब में क्या है सूक्ष्म गत्यात्मक, जो हमारे शरीर और हड्डी और मांसपेशी का क्या होता है, कम यूज होता है। और स्थूल गत्यात्मक में हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब स्थूल गत्यात्मक में आ जाता है। उसके बाद भाषाई विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास, संवेग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब संवेग हो गया। उसके बाद सामाजिक विकास, सामाजिक मानदंडों का पालन करना। और संज्ञानात्मक में क्या सब आ जाता है, संज्ञानात्मक में तर्क शक्ति, नैतिकता, निर्णय लेना, स्मरण करना, वो सब क्या हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास में आ जाता है। चलिए, और विकास से जो है, विकास क्या है, सभी पक्ष का, विकास में सभी पक्ष शामिल है, जितने भी आयाम है सब शामिल है। लेकिन वृद्धि में जो है सिर्फ शारीरिक पक्ष शामिल है, समझ गए। वृद्धि में क्या है, सिर्फ शारीरिक पक्ष शामिल है। इसमें सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई में वृद्धि होती है। वृद्धि एक समय परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। और विकास क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलते रहता है, समझ गए। इसलिए विकास क्या है, अनुभवात्मक है, और वृद्धि क्या है, ये मूर्त है, इसको हम देख सकते हैं। इसको हम, इसलिए वृद्धि को मात्रात्मक या परिमाणात्मक बोला जाता है, इसको संख्यात्मक भी बोल सकते हैं। लेकिन विकास क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। विकास जीवन प्रयत्न चलता है। विकास में क्या है, वृद्धि समाहित है, विकास अमूर्त है और वृद्धि मूर्त है। चलिए इतना तक समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट हम बताते चलेंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो क्या था, बीने ने। चलिए इसमें देखते हैं सही कथन क्या है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है
सही बात है। बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। ये ऑप्शन, चलिए ठीक है, आगे भी देखते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। 3 में बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ये बुद्धि अभिसारी नहीं होता, ये अपसारी रूप से सोचने की क्षमता होती है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में हम विभिन्न तरह से सोच सकते हैं और अभिसारी चिंतन में बस एक ही रूप से, एक ही तरह से सोच सकते हैं। 4 में है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है वो उसको आपको ढूंढना है। तो ये जो है बुद्धि के बारे में नहीं है, ये जो है अधिगम के बारे में ये चर्चा किया गया है। अधिगम क्या है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो गेट्स ने बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बुद्धि बहुआयामी है। क्या है? बुद्धि बहुआयामी है। आप जो है हावर्ड गार्डनर के बारे में सुने हैं, वो जो है बुद्धि के कितने 8-9 प्रकार दिए हुए हैं। इसीलिए बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। समझ गए? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कहो 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? एक होता है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होता है द्वितीयक। द्वितीयक कहिए या गौण कहिए, पिछला बार भी क्वेश्चन जनवरी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्राथमिक समाजीकरण वो समाजीकरण होता है जहाँ पर बच्चे का बेस बनता है, यानी कि आधार तैयार होता है। तो वो कहाँ होगा? तो परिवार में होगा। सरकार के द्वारा नहीं होता है, मीडिया के द्वारा और विद्यालय। ये मीडिया और विद्यालय ये जो है द्वितीय कारक में आ जाता है, जहाँ पे हम भविष्य के बारे में तैयार होते हैं, भविष्य के लिए तैयार होते हैं। तो वो द्वितीय कारक या गौण कारक होता है। विद्यालय, मीडिया, पास पड़ोस, ये सब क्या है? द्वितीयक है। और प्राथमिक में जो है हमारा परिवार और हमारे सगे संबंधी आ जाते हैं। समझ गए? चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? निष्क्रिय नहीं है, अनुबंधित गतिविधि नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक गतिविधि है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन मारना है। वाइगोत्स्की बताए हुए हैं कि बच्चा जो अधिगम करता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, अपने वयस्कों से अंतःक्रिया करके वो सीखता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है? पूर्व संक्रियात्मक का उम्र जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर है विलंबित अनुकरण। अनुकरण तो वो जो है, अनुकरण जो है वो संवेदी पेशी अवस्था में करता है। चलिए दूसरा देखिए, विचारों की अनुत्कर्मणीयता। विचारों की अनुत्कर्मणीयता देखिए, और यह है वर्तुल प्रक्रिया, यानी कि बार बार दोहराने की प्रक्रिया, ये भी तो संवेदी पेशी में करता है। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये जा करके व्यवहार करता है लास्ट के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जैसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये 11 से ऊपर वाले अवस्था में करता है। तो अनुत्कर्मणशीलता या अनुत्कर्मणीयता का मतलब हुआ कि वो जिस बिंदु पर पहुंच के जो है वापस नहीं आ पाता है। अनुत्कर्मण्यता का मतलब हुआ कोई भी विचार अगर वो बोल रहा है तो वो उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, वो जहाँ पर पहुँच जाए, वो निर्देशित बिंदु पर पहुँचने के बाद वो वापस नहीं लौट पाता है। जैसे अगर हम उसको, जैसे ये P बना दिए और इसको हम बाद में इसको B कर दिए तो वो नहीं बता पाता है। जैसे अगर 2 + 3 5 बता दिए, 2 + 3 5, लेकिन यहाँ पे देखिए उसको हम बोलेंगे 2 + 3 = 5, ये 5 तो वो समझ जाएगा, लेकिन 5 को फिर बोलेंगे कि 2 + किस तरह से इसको कितना घटाएंगे कि 3 होगा, कितना घटाएंगे तो 2 होगा, तो वो नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ये विशेषता है कि विचारों में अनुत्कर्मणशीलता और मूर्तकर्मणशीलता, मूर्त संक्रियात्मक में क्या हो जाता है? उत्कर्मणशीलता आ जाता है। उत्कर्मणशीलता, विचारों की उत्कर्मणशीलता किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद की प्रक्रिया होता है, जिसमें सजीव को भी वो निर्जीव निर्जीव को भी वो सजीव समझता है। समझ गए? निर्जीव को भी वो सजीव समझता है इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन।
तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है, इसको ढूंढते हैं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। दूसरा देखते हैं, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, ये भी सही है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उसकी सक्षमता केवल अनुमानसिकता के द्वारा, केवल वाला उत्तर जहाँ मिले काट देना है, ये पॉजिटिव आंसर में। जहाँ से अगर नेगेटिव रहे तो केवल वाला उसमें होता है, समझ गए। पॉजिटिव जहाँ पे भी क्वेश्चन रहे तो उसको क्या करना है, केवल वाला उत्तर काट देना है। तो 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप ही लोग बताइए। इसमें तीसरा ऑप्शन हमको सबसे अच्छा लग रहा है, बस सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बस उसको हमें प्रेरित करना है कि किस तरह से सीखना है, समझ गए। चलिए 16 नंबर देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को जो है सक्रिय रूप से अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, इसमें बच्चा उसमें करके सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषकों के रूप में उसको देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के संस्था इसको जो बढ़ावा दिया था, कौन दिया था? जॉन डीवी ने दिया था, समझ गए। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से करके सीखता है। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जब किस अवस्था के बाद जो है वयस्क हो जाता है बच्चा, तो वो किशोरावस्था के बाद जो है वो वयस्क हो जाता है, समझ गए। इसमें ठीक ज़्यादा नहीं है। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया, इसके बारे में जो है वो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ये सब चर्चा किए हुए हैं। को पुरस्कृत एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, ये तो होगा नहीं। पुरस्कार और दंड के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाना है। ये ज्ञान के सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, किसने बोले हैं? जीन पियाजे ने बोले हैं, ये इसका होगा नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, समझ गए। वीडियो को सपोर्ट करिए। इसी तरह हम बेसिक से बेसिक कंटेंट को हम आपको बताते हुए चलेंगे। उन्हें से चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो इसमें देखिए क्या है, एक में है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और 3 में शीर्षगामी, अधोगामी, और 4 में अधोगामी, शीर्षगामी। तो इसमें है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, समझ गए। तो फिर भी चालक विकास का क्रम जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, समझ गए। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है, यानी कि चालक विकास या गत्यात्मक विकास, समझिए। अभी बताए थे ना, गत्यात्मक विकास का 2 है, सूक्ष्म गत्यात्मक और स्थूल गत्यात्मक। तो गत्यात्मक जो है 2 तरह का है। तो इसमें जो है, जो क्रियात्मक विकास जो है का तात्पर्य है शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात व्यक्ति की जो है क्रियात्मक शक्तियाँ और क्षमताओं और योग्यताओं का विकास जो होता है इसमें होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विशिष्ट लिंग के साथ प्रदर्शित करना ये क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, ये जेंडर पक्षपात चैप्टर से लिया गया है। किसी एक के बारे में जब हम करते हैं, जैसे लड़का हो या लड़की, किसी एक के बारे में ज़्यादा महत्व देते हैं तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता है। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात है। उन्हें शामिल कर उसका संचयन करना चाहिए। तीसरा है अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, गलत बात है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है।
बच्चे जो अपने वातावरण से जो अनुभव लेकर के आते हैं, एनसीएफ भी कहती है कि बच्चों को हमें बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो वो जो अनुभव लेके आती है उसका हमें क्या करना है, उसको हमें मतलब सम्मानित करना होगा, उससे हमें उसके अनुभव से हमें उसके पूर्व ज्ञान को जानना होगा और जोड़ना होगा। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दबाई, ये हिंज की दुविधा कोहलबर्ग से लिया गया है कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो अपनी पत्नी से जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि बच्चों को कोहलबर्ग ने 3 अवस्था दिए हैं, 3 जो है स्तर दिए हुए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तीनों के 2-2 अवस्थाएं हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर के 2 अवस्थाएं, एक दंड और आज्ञा पालन की अवस्था और व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था। तो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वो किसी भी बाहरी सत्ता के दबाव में आकर के वो कार्य करता है, यानी कि दंड से बचने के लिए वो कार्य करता है। तो इसमें देख रहे हैं कि बच्चा ये सोच रहा है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो ये क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिक्रिया की अवस्था है। समझ गए, ये इसके अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने हिंज की दुविधा के बारे में बताया है। समझ गए। चलिए, ये नैतिक विकास के बारे में बताए हुए हैं। कितना बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि कोहलबर्ग किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या है, तो 23 नंबर में देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये जनवरी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन। भ्रांत वार्ता ये होगा नहीं। भ्रांत वार्ता मतलब जो है, भ्रांति का मतलब वार्ता हो गया कि किसी चीज़ के बारे में दुविधा में फंसना, वो वार्ता हो नहीं रहा है। समस्यात्मक वार्ता भी नहीं हो रहा है। अहं केंद्रित वार्ता, जो बच्चे अकेले में बातें करता है उसको जीन पियाजे ने अहं केंद्रित भाषा बोला है। और व्यक्तिगत वार्ता उसको लेव वाइगोत्स्की ने बोले हैं। लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब बच्चा अकेले में बातें करता है तो अपने काम को क्या करता है, एक दिशा दे रहा होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत वार्ता बोलेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोले हैं, व्यक्तिगत वार्ता। ये जनवरी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर देखिए, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। समझ गए, ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। समावेशीकरण, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को और सामान्य छात्र को एक साथ, समान हो या दिव्यांग हो, सबको एक साथ पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। समझ गए। चलिए 25 है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करें। ये गलत बात है, अनदेखी नहीं करना है। यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है। ये सही लग रहा है हमको। चलिए और देखते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना में अधिकतम करे। ये गलत बात है, तुलना नहीं करना है। यह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। ये गलत बात, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, ये समावेशी शिक्षा की जो है बात करती है। ये RTE 2009 ये बताती है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देनी है। समझ गए। चलिए 27 नंबर देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। गलत बात है, पूछने से रोकना चाहिए। गलत बात है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समझ गए। हतोत्साहित वाला उत्तर होता नहीं है। समझ गए, प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो यह है निर्देश एवं संचालन, 2 में अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, 3 में कंठस्थीकरण हमें नहीं कराना है, याद नहीं करना है। निर्देशन एवं संचालन में अच्छा से अधिगम होगा, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया में भी अच्छा से अधिगम होगा, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से भी क्या होगा, अच्छा अधिगम होगा, लेकिन याद करने से अच्छा अधिगम नहीं होता है। समझ गए। चलिए 29 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उसकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करती है। एक में है प्रतिभाशाली बच्चे जो है, एक में धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, वो आसानी से विचलित होने की आदत नहीं है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्रता रूप से सीखने की योग्यता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 29 नंबर में देखिए, इसमें जो है, और देखिए अधिगम और सख्तता मतलब हो गया धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। दो का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा पहले इसको मिला लीजिए कि क्या है। प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो क्या होता है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अधिगम और सख्तता का मतलब दो का क्या हो गया, ए सृजनात्मक जो है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्रता रूप से सीखने की योग्यता। ये जो एक का हो जाएगा डी, और ये मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, ये हो जाएगा 3 का बी। और अवधान कमी अति सक्रियता ADHD, ये क्या है, आसानी से विचलित होने की आदत। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखिए एक का क्या था, एक का था प्रतिभाशाली बालक शीघ्रता से सीख लेते, एक का डी देखिए इसमें है, 4 में भी है, 1 और 3 और 4 तीनों में है। यहाँ पर देखिए, और अधिगम और सख्तता क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। अधिगम और सख्तता जो है, ये जो है अधिगम और सख्तता जो है, ये इसका हो जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत, ये सी होगा, 2 का सी होगा, 2 का ए। तो देखिए अधिगम और सख्तता क्या है, 2 का ए हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो 2 का ए देखिए ये 4 नंबर में है। और सृजनात्मकता हो जाएगा बी, यानी 3 का बी, ये 4 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करता है, ये नहीं होगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये क्या होगा, सही होगा। याद वाला होगा नहीं। शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं को बच्चे को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये भी होगा। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन सबसे बेहतर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरह हम आगे आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, एकदम बेसिक से बताते रहेंगे। समझ गए दोस्तों। चलिए धन्यवाद।